करण का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां सुबह की शुरुआत गायों की घंटियों से होती थी और शामें आंगन में जलती लालटेन के साथ ढलती थी। उसके पिता रामेश्वर बहुत कम बोलने वाले आदमी थे। चेहरे पर हमेशा सख्ती रहती थी, आवाज भारी थी और गांव के लोग उन्हें थोड़ा कठोर समझते थे। लेकिन करण जानता था कि उसी सख्ती के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जो बिना बोले सब कुछ करता है। माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, तब से पिता ही उसकी दुनिया थे। घर में पैसे कम थे, पर इज्जत और मेहनत की कमी नहीं थी। करण पढ़ाई में तेज था, इसलिए पिता ने खेत बेचकर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। जाते वक्त रामेश्वर ने बस इतना कहा था, बेटा, बड़ा आदमी बनना है तो अपने पाँव जमीन से अलग मत करना और कभी अपनी जड़ें मत भूलना। करण ने उस समय सिर तो हिला दिया, लेकिन शहर की चकाचौंध में उसे गांव की सादगी धीरे धीरे पुरानी लगने लगी। कॉलेज, दोस्त, नौकरी, मोबाइल, सब कुछ उसे तेजी से बदलने लगा। वह सोचने लगा कि उसके पिता पुराने जमाने के हैं, कम समझते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, बस रोकते रहते हैं। जब भी रामेश्वर फोन करते, करण अक्सर जल्दी में बात खत्म कर देता। कभी कह देता कि मीटिंग है, कभी कह देता कि बाद में बात करेगा। धीरे धीरे फोन कम हो गए। करण को लगा कि पिता अब सिर्फ शिकायत करने के लिए कॉल करते हैं। उसे यह समझ ही नहीं आया कि एक अकेला बाप अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए कितनी देर फोन हाथ में पकड़े रहता है। गांव की मिट्टी की खुशबू उसकी यादों से धुंधली पड़ती गई और शहर की भागदौड़ ने उसके दिल में एक ऐसा खालीपन भर दिया जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाया। उसी दौरान उसके पिता के घर के कमरे में एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर रखा था। वह बहुत पुराना था, टूटा हुआ सा, लेकिन रामेश्वर उसे संभाल कर रखते थे। गांव में जब बिजली चली जाती, तो वे कभी उस रिकॉर्डर में भजन बजाते, कभी पुराने फिल्मी गाने। करण जब छोटा था, तब उसी रिकॉर्डर की आवाज पर सो जाता था। लेकिन शहर जाने के बाद उसने उस चीज को भी पुरानी याद समझकर भुला दिया। इधर रामेश्वर अकेलेपन में और ज्यादा चुप होते जा रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि वह अब पहले जैसे नहीं रहे। खेत में काम करते करते भी कभी आसमान की तरफ देखते, मानो किसी की राह देख रहे हों। कई बार वे स्टेशन तक जाकर बस देखते कि करण कब आएगा, लेकिन करण की तरफ से जवाब कम आते, बहाने ज्यादा। एक दिन गांव की पंचायत से फोन आया कि पिता तबीयत से ठीक नहीं है। करण ने सोचा कि यह भी वही पुरानी बात होगी। उसने जवाब दिया कि अगले महीने छुट्टी लेकर आएगा। लेकिन अगले महीने भी नहीं आया, क्योंकि ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी। वह अपने आप से कहता रहा कि पहले जिंदगी बन जाए, फिर घर की फिक्र करेगा। उसे लगा कि पिता समझ जाएंगे। उसे क्या पता था कि गांव के उस छोटे से घर में कोई हर रात उसके नाम की दुआ मांग रहा है। रामेश्वर की हालत बिगड़ती रही, मगर उन्होंने किसी को खास चिंता नहीं बताई। गांव के एक पुराने डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल कमजोर है और आराम जरूरी है। रामेश्वर ने बस मुस्कुरा कर कहा, अरे, अभी तो घर का बेटा लौटना बाकी है। यह कहकर वे अपने कमरे में चले जाते और पुरानी कॉपी में कुछ लिखते रहते। वही कॉपी बाद में करण की जिंदगी पलटने वाली थी। एक शाम करण के पास गांव से उसकी बहन मीना का फोन आया। मीना उससे 4 साल छोटी थी, बहुत समझदार और घर को संभालने वाली लड़की। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भैया, पिताजी पिछले 3 दिन से बुखार में हैं। डॉक्टर ने गांव आने को बोला है। आप आ जाओ, इस बार देर मत करना। करण ने उस समय एक जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी की थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मीना, अभी मुश्किल है, मैं 2 हफ्ते में आ जाऊंगा। मीना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने फोन रख दिया। उसी रात रामेश्वर ने मीना से कहा कि अगर वह फिर से फोन करे
तो करण को बताना मत कि हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा, बेटे का मन काम में लगा है, मैं नहीं चाहता कि वह अपनी तरक्की छोड़कर घबरा कर आए। जब आएगा तब सच्ची खुशी के साथ आए। मीना यह सुनकर रो पड़ी, लेकिन पिता की बात मान ली। अगले कुछ दिनों में रामेश्वर की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात बहुत तेज दर्द उठा। गांव के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। मीना ने फिर करण को फोन किया, इस बार रोते हुए। उसने बस इतना कहा, भैया, पिताजी बेहोश हो गए हैं, आप तुरंत आ जाओ। करण ने फोन पर कहा कि वह सुबह निकलता है, क्योंकि रात की ट्रेन नहीं मिल रही। लेकिन अगले ही दिन उसकी ऑफिस की मीटिंग थी। वह नहीं जा सका। यह उसकी जिंदगी का वह मोड़ था जहां एक छोटा फैसला बहुत बड़ा अपराध बन गया। उस रात रामेश्वर अस्पताल के बिस्तर पर थे। उनके पास पुरानी घड़ी, एक कपड़ा बंधा बैग और वही कैसेट रिकॉर्डर था। उन्होंने मीना से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो ये कैसेट करण को जरूर देना। इसे अभी मत सुनाना, पहले घर पहुंचने दो। मीना समझ नहीं पाई कि पिता इतनी कमजोरी में भी क्या छुपा रहे हैं। अगले ही दिन रामेश्वर ने आखिरी सांस ली। उनकी आंखें बंद होने से पहले भी दरवाजे की तरफ थीं, जैसे अभी भी बेटे के आने का इंतजार हो। लेकिन करण तब शहर में अपने मीटिंग रूम में बैठा था और सोच रहा था कि पिताजी फिर ठीक हो जाएंगे। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके घर का सबसे मजबूत खंभा टूट चुका है। जब मीना ने फोन पर बस इतना कहा, भैया, पिताजी नहीं रहे, तब करण के कान सुन्न हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हथौड़ा मार दिया हो। वह भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, टिकट ली और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि काश वह समय रहते आ गया होता। काश उसने एक कॉल और सुनी होती। काश उसने एक बार भी यह नहीं सोचा होता कि पिता की बातें बाद में सुन लेंगे। गांव पहुंचकर उसने देखा कि घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। चूल्हा बुझा हुआ था, आंगन में सूनी चुप्पी थी और पिता की खाट खाली पड़ी थी। करण सीधे अंदर गया और रामेश्वर के कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। मीना वहीं बैठी रो रही थी। उसने पेटी खोलकर कहा, भैया, पिताजी ने तुम्हारे लिए यही छोड़ा था। पेटी में कपड़े की एक पोटली, पुराना कैसेट रिकॉर्डर, बैंक पासबुक, एक छोटी डायरी और एक घड़ी थी। पासबुक देखकर करण की आंखें और भी फैल गईं। उसमें कई ऐसे लेनदेन थे जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। खेत बिकने की रकम, उधार चुकाने के नाम, उसकी पढ़ाई की फीस, हॉस्टल खर्च और मीना की शादी के लिए जमा की गई छोटी छोटी बचत। करण के हाथ कांपने लगे। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि जिस जिंदगी को वह अपनी मेहनत का फल समझ रहा था, उसमें पिता का खून, पसीना, भूख और अपनी जरूरतें सब छिपी हुई थी। पासबुक के आखिरी पन्ने पर रामेश्वर की लिखी हुई लाइन थी, बेटे ने जो भी पाया है, उसके पीछे मेरा नहीं, उसका सपना है। मैं बस उसके सपने को सांस दे रहा हूँ। यह पढ़कर करण की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जमा सारा घमंड तोड़कर फर्श पर गिरा दिया हो। करण ने रात में अकेले पिता का कमरा बंद किया और कैसेट रिकॉर्डर अपने सामने रख लिया। पेटी में कई कैसेट थे, जिन पर तारीखें लिखी थी। पहली कैसेट पर लिखा था, करण के शहर जाने के बाद पहली बरसात। उसने रिकॉर्डर में कैसेट डाली। जैसे ही बटन दबाया, कमरे में रामेश्वर की आवाज गूंजी। वह आवाज बहुत सीधी थी, बिना बनावट के, गांव की मिट्टी जैसी। करण बेटा, आज पहली बार घर में तू नहीं है। आंगन बड़ा लग रहा है। तेरा बिस्तर भी खाली है। तेरी माँ की फोटो के सामने बैठकर सोचता हूँ कि बेटा बड़ा हो गया है या बस दूर चला गया है। आज तूने फोन नहीं किया,
तो मैंने खुद रिकॉर्ड किया। शायद एक दिन ये आवाज तेरे काम आए। याद रखना बेटा, जो आदमी अपनों की आवाज कम सुनता है वह दुनिया की बहुत सी बातें सुन लेता है, पर सबसे जरूरी बात नहीं सुन पाता। करण ने आंखें पोंछीं। दूसरी कैसेट चलाते ही रामेश्वर की आवाज और भारी हो गई। आज खेत में काम करते हुए कमर बहुत दुखी, पर कोई बात नहीं। मीना ने कहा, भैया को बताऊं क्या? मैंने कहा नहीं। वह शहर में है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं नहीं चाहता कि वह हर मुश्किल में घर की तरफ भागे। उसकी जड़ें मजबूत रहें, बस यही काफी है। तीसरी कैसेट में एक ऐसा सच था जिसने करण की रीढ़ हिला दी। पिता ने बताया कि कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने कान की बाली, माँ की बची हुई चूड़ियां और खेत का एक हिस्सा बेच दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सच अगली कैसेट में निकला। उसमें रामेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, करण, अगर तू कभी यह सोचे कि मैं तुझसे सख्त क्यों रहता हूँ, तो जान ले कि मैं तुझे टूटने नहीं देना चाहता था। मेरी तबीयत पिछले 1 साल से ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि दिल कमजोर है। मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे डर था कि तू शहर छोड़कर गांव भाग आएगा और फिर खुद को रोक नहीं पाएगा। मैंने तुझसे कभी कहा नहीं, पर मैं चाहता था कि तू पहले अपने पांवों पर खड़ा हो जाए। अगर मैं चला भी गया तो मेरा दुख यह नहीं होगा कि तू दूर रहा। मेरा दुख यह होगा कि तू मुझे समझे बिना ही मेरे बारे में गलत सोचने लगा। यह सुनते हुए करण का पूरा शरीर कांप रहा था। वह उसी बिस्तर पर बैठा था जहां कभी उसके पिता आराम करते थे, और अब उसे महसूस हो रहा था कि असली बिस्तर तो वही था जिसमें पिता ने अपनी सारी थकान, चिंता और प्रेम दबा रखा था। कैसेट की आखिरी आवाज में रामेश्वर बोले, करण, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ। मैं बस एक बाप हूँ जो चुप रहकर भी तेरा हिस्सा बनना चाहता था। जब तू लौटे तो मुझसे झगड़ा मत करना। बस इतनी सी बात मान लेना कि मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। यह सुनते ही करण फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसा लगा मानो बरसों का बेटा पहली बार अपने पिता की भाषा समझ पाया हो। अगली सुबह अंतिम संस्कार के बाद गांव में शांति थी, लेकिन करण के भीतर तूफान था। उसे हर चीज अब अलग लग रही थी। घर का आंगन, पिता की चप्पलें, खेत की मिट्टी, सब कुछ जैसे उससे पूछ रहा हो कि अब क्यों समझ आया। मीना ने उसे एक और छोटी डायरी दी। उसमें पिता ने कई महीने पहले से लिखना शुरू किया था। हर पन्ने में बेटे के लिए चिंता, गांव की फिक्र और एक अधूरी इच्छा थी। रामेश्वर लिखते थे कि वह चाहते थे कि करण किसी दिन गांव लौटकर सिर्फ नौकरी वाला आदमी न रहे, बल्कि अपने लोगों के लिए कुछ करे। उन्होंने लिखा था कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है तो उन्हें गर्व भी होता है और अकेलापन भी। सबसे दर्दनाक पन्ने में लिखा था कि उन्होंने अपनी बीमारी इसलिए छुपाई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि करण तरक्की की दौड़ छोड़ दे। बाप का प्यार कभी कभी डांट में छुपा होता है। यह लाइन पढ़कर करण देर तक चुप रहा। उसे अपने हर फोन कॉल, हर टालमटोल, हर छुट्टी न लेने की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे पिता हर बार कहते थे, काम ठीक चल रहा है न, और वह जवाब में बस हाँ बोलकर फोन रख देता था। अब उसे समझ आया कि उस हाँ के पीछे कितनी खाली जगह छूट जाती थी। उसने पिता की घड़ी उठाई। वह अब भी चल रही थी। शायद इसी घड़ी ने रामेश्वर के हर इंतजार को मापा था। करण ने घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर देर तक आकाश देखा। उसे महसूस हुआ कि इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा तब होता है जब उसे सच समय पर समझ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी शाम उसने मीना से कहा कि वह शहर नहीं लौटेगा। वह गांव में ही रहेगा और पिता के नाम पर बच्चों के लिए एक छोटी पढ़ाई की जगह शुरू करेगा। मीना ने रोते हुए कहा कि पिताजी यही चाहते थे।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, करण ने पिता के अधूरे काम अपने हाथ में ले लिए। खेत संभालना, गांव के बच्चों को पढ़ाना, मीना की शादी की तैयारी और रामेश्वर की याद में हर महीने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सेशन रखना, जहां गांव के बच्चे अपने अपने सपने बोलते थे। वह रिकॉर्डिंग बाद में पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे कि अब वह पहले जैसा घमंडी शहर वाला लड़का नहीं रहा। वह टूट चुका था, लेकिन टूटकर किसी और के लिए मजबूत हो गया था। साल के अंत तक उस पढ़ाई की जगह में कई बच्चे आने लगे। करण उन्हें अक्षर सिखाता, कहानियां सुनाता और कभी कभी अपने पिता की कैसेट की छोटी छोटी बातें सुनाता। बच्चे हंसते, समझते नहीं थे कि उस आवाज में कितना दर्द और कितना प्यार है। करण हर बार आखिरी में यही कहता, अपने घर वालों की बात बाद में नहीं, अभी सुनो, क्योंकि बाद में सुनने के लिए बहुत कुछ बचता ही नहीं। गांव वाले अब उसे देखकर कहते कि यह वही लड़का है जो एक समय पिता को पुराने ख्यालों वाला समझता था। अब वही लड़का पिता की चप्पलें संभाल कर रखता है। रामेश्वर की कब्र पर उसने एक छोटा सा पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, एक बाप जो चुप रहा लेकिन कभी दूर नहीं हुआ। हर साल बरसात के पहले दिन करण उस कब्र पर जाता और एक नया कैसेट रिकॉर्ड करता। उसमें वह अपने दिन, अपनी सीख, बच्चों की बातें और गांव की खुशियां दर्ज करता। वह मानता था कि उसकी आवाज अब पिता तक पहुंचती है या नहीं, यह नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि किसी दिन कोई उसका बेटा या बेटी भी यह कैसेट सुनेगी और समझेगी कि प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह चुप्पी, तपस्या और इंतजार में भी होता है। आज भी जब गांव में बरसात होती है, तो लोग कहते हैं कि रामेश्वर की आत्मा खुश होगी, क्योंकि उसका बेटा आखिरकार उसे समझ गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, समय है, जिसे हम अपने लोगों को नहीं दे पाते। वही एक दिन सबसे भारी पछतावे में बदल जाता है। इस कहानी को सुनकर बहुत से लोग शायद अपने पिता, माँ, बहन या भाई को एक फोन जरूर करेंगे, और शायद यही इस कहानी की असली जीत होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।